हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे आज हम फ्रेंड्स, जो कि सोशल साइंस स्ट्रैटेजी के सभी से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में। तो फ्रेंड्स ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला भी है। तो फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन था कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन है बहती हवा, लुढ़कता पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा, चलती गोली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होता बल्कि स्थितिज ऊर्जा होता है उठा हुआ हथौड़ा में। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स गतिज जो ऊर्जा होता है वो जो गतिशील वस्तु के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें देखिए बहती हवा में तो गति है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा ही। लुढ़कता पत्थर भी लुढ़क रहा है, इसमें भी तो गतिज ऊर्जा होगा। उसके बाद चलती गोली, जो गोली चल रही है आगे की ओर, उसमें भी तो गतिज ऊर्जा होगा। और ये जो उठा हुआ हथौड़ा दिया है तो फ्रेंड्स इसको अगर उठा कर रखेंगे कोई भी चीज़ को, अगर हथौड़ा या इसके और कुछ भी, तो उसमें गति नहीं ना होगा, वो रुका हुआ रहेगा। तो इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा बल्कि स्थितिज ऊर्जा होगा। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा का दो भाग हुआ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। फ्रेंड्स ये दोनों फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसको जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर वे प्रथम भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार जीते थे। फ्रेंड्स और नोबेल पुरस्कार कब जीते थे ये 1913 में। किस किताब के लिए। तो फ्रेंड्स इसका किताब था, रचना था गीतांजलि। तो फ्रेंड्स इसी के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये एशिया का प्रथम व्यक्ति था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स इसके अलावा जो सीवी रमन है, सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम बता दे रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1901 में, लेकिन नोबेल फाउंडेशन का शुरुआत हुआ था 1900 में, और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 में। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल के याद में, जो कि स्वीडन देश के थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स इसी की याद में प्रत्येक वर्ष स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो कुल 6 क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति। तो फ्रेंड्स इसमें से 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन एक क्षेत्र जो कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले शांति का पुरस्कार किसे मिला था? हेनरी ड्यूनेंट, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन प्लांट ... डिवीजन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो लाइकेन प्लांट है, लाइकेन वनस्पति, ये किस डिवीजन से संबंधित है। ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, मीथेन, अनावृत बीजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है कौन? लाइकेन प्लांट। तो फ्रेंड्स ये जो लाइकेन है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि लाइकेन किससे मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल और कवक का बना होता है। फ्रेंड्स ये जो लाइकेन है थैलोफाइटा प्रकार का वनस्पति है जो केवल और शैवाल से बना होता ही है, लेकिन लाइकेन में कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। जिस तरह शैवाल का जो अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन
माइकोलॉजी। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन का भी याद रखिएगा। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल और कवक का। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, अगर आप समझ भी रहेंगे तो मैं फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि डॉट डॉट के द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होती है। फ्रेंड्स मनुष्य के जो आवाज़ का ध्वनि है वो किस रूप में वोकल चोट से उत्पादित होती है? ऑप्शन है कंपन, हलचल, गति, स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो मुंह से जो आवाज़ निकलता है, ध्वनि निकलता है, किस रूप में निकलता है? ऑप्शन दिया है कंपन, हलचल, गति, स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कंपन के रूप में ध्वनि बाहर निकलती है। फ्रेंड्स आप हमेशा ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। तो फ्रेंड्स मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि कंपन के रूप के द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होती है। फ्रेंड्स श्वसन मार्ग जो होता है हम लोग का, श्वसन मार्ग का वह हिस्सा जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है उसे स्वर तंत्र कहता है या कंठ कहता है। फ्रेंड्स ये स्वर तंत्र का मुख्य कार्य होता है ध्वनि का उत्पादन करना। तो ये ध्वनि का उत्पादन जो होता है, मतलब ध्वनि जो निकलता है किस रूप में? कंपन के रूप में। किस रूप में? कंपन के रूप में। आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, ना कि हलचल के रूप में, गति के रूप में, ये कंपन के रूप में ध्वनि निकलता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डॉट डॉट कहा जाता है। फ्रेंड्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी जिस जगह ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संवहनी शोषण, अनॉक्सीय शोषण, ऑक्सी शोषण, डिफरेंस रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनॉक्सी शोषण कहा जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके विघटन को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी शोषण कहलाता है, लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पूछेगा तो अनॉक्सीय शोषण कहलाता। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल जलप्रपात। फ्रेंड्स ये जो एंजिल जलप्रपात है, वाटरफॉल, ये कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन है वेनेजुएला, ब्राज़ील, भारत, चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वेनेजुएला देश में स्थित है एंजिल जलप्रपात। फ्रेंड्स एंजिल जलप्रपात ये जो है ये विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व के वर्ल्ड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। फ्रेंड्स का क्वेश्चन पूछेगा किस नदी पर स्थित है, तो ये कैरो नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। फ्रेंड्स और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है, जोग, जिसको हम लोग गरसोप्पा कहते हैं, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, जिसको गरसोप्पा अभी महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। फ्रेंड्स हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग नोट करते जाइएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध। तो फ्रेंड्स आपको बताना, जो घाघरा का युद्ध हुआ था डॉट डॉट में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा है। ऑप्शन है 1526, 1529, 1556, 1530। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1529 में। तो फ्रेंड्स घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था 1529 में। फ्रेंड्स और ये जो बाबर और महमूद लोदी के बीच जो 1529 में घाघरा का जो युद्ध हुआ था, इसमें ये जो महमूद लोदी थे ये इब्राहिम लोदी के भाई थे, महमूद लोदी। फ्रेंड्स और दोहरिया का भी एक युद्ध हुआ था 1531 में, जस्ट 2 साल बाद, उसमें हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था दोहरिया का युद्ध। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन ए में 1526 में पता ही होगा आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। ऑप्शन सी में है 1556, जिसमें पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर का जीत हुआ और हेमू का हार हो गया था। अब 1530 में ये बाबर मर गया था। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। आप ये तीनों को याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल। तो फ्रेंड्स आप लोग सुना ही होगा गोबी मरुस्थल, जो 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है और
दूसरा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो गोबी मरुस्थल है ये 2 देशों के सीमाओं को अलग करता है। तो एक देश तो चीन है, क्वेश्चन में दे दिया है एक देश चीन है, और दूसरा देश कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, अमेरिका, मंगोलिया, भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मंगोलिया। तो फ्रेंड्स गोबी मरुस्थल है जो 2 देशों के बीच सीमाओं का अलग करता है, एक तो चीन है और दूसरा मंगोलिया। तो फ्रेंड्स चीन और मंगोलिया को दोनों को अलग करने वाला ही गोबी मरुस्थल है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये गोबी मरुस्थल है जो फ्रेंड्स इसका कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो ये 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल। ये किसको अलग करता है? चीन को मंगोलिया से फ्रेंड्स। इसके अलावा पूछेगा कि ताकलामकन मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन में है ताकलामकन मरुस्थल। उसके बाद नामीब मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है नामीब मरुस्थल। उसके बाद पूछेगा सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये अफ्रीका महादेश में स्थित है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स। अब इस सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसको तंजावुर में किस राजा ने निर्माण किया था, निर्माण करवाया था? ऑप्शन है उत्तम चोल, अपराजित, विजयालय चोल, राजा चोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजा चोल ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये राजराज चोल को राजराजेश्वर भी कहा जाता फ्रेंड्स। इसका शासनकाल था 985 से लेके 1014 ईस्वी तक फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये चोल वंश का महानतम शासक था कौन? राजराज चोल। इसी ने मतलब तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये विजयालय ने किया था चोल वंश की स्थापना फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? फ्रेंड्स कोई वस्तु है उसका भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो उसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बता दें फ्रेंड्स चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है। अतः चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर दिया हुआ वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 60 का 1/6 भाग कर दीजिए। तो 60 का 1/6 भाग कीजिएगा तो 10 छक्के 60 यानी कि 10 न्यूटन। तो फ्रेंड्स आप ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी पर जो वस्तु का वजन 60 न्यूटन है उस वस्तु का भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन होगा फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है। तो फ्रेंड्स यहाँ 60 का 1/6 गुना कीजिएगा तो 10 निकलेगा। तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 10 न्यूटन होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज तक का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से किस जोड़ा का जो इकाई है यूनिट है जिसका मतलब यूनिट समान नहीं है। ऑप्शन कार्य और ऊर्जा, चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, बल और दाब। तो फ्रेंड्स इसमें हम बता दें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बल और दाब। तो बल और दाब का यूनिट सेम नहीं होता। बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। न्यूटन को एन से सूचित करते हैं, पास्कल को पी से। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि बल का तो ऐसे ही मात्रा न्यूटन होता है, लेकिन बल का सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है? तो फ्रेंड्स बल का सीजीएस पद्धति में इसका मात्रा होता है डाइन, और एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में कार और ऊर्जा। तो फ्रेंड्स कार और ऊर्जा का यूनिट तो सेम होता है जूल। उसके बाद चाल और वेग का भी यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दूरी और विस्थापन का तो यूनिट सेम होता है मीटर। तो फ्रेंड्स इसमें बल और दाब का यूनिट सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। तो ये दोनों अलग है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज का टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।